हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लर्न कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी मेनली हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पर देख रहे हैं। और आज जो इलेक्ट्रिसिटी का हमारा ये थर्ड लेक्चर होगा। हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर लर्न कर चुके हैं, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, जिस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा सर्किट डायग्राम। तो इलेक्ट्रिसिटी में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, तो यहाँ पर हम लोग सर्किट डायग्राम को डिफाइन करेंगे और कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे सर्किट डायग्राम में यूज होंगे, वन बाय वन करके उन कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह का कंपोनेंट्स का सिंबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सर्किट डायग्राम। द डायग्राम इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स द डायग्राम in which different components the diagram in which different components of the circuits are represented of the circuit are represented. The diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols, by the symbol. यानी ऐसा डायग्राम जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट को हम लोग क्या करें, डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। बाय द सिंबल्स यूज्ड is called a circuit diagram. Is called a circuit diagram. Is called a circuit diagram. यानी ऐसे डायग्राम जिसमें हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट को डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करें, उस तरह के डायग्राम को हम लोग सर्किट डायग्राम बोल देंगे। जो सिंबल यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, उन सिंबल्स को हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं वन बाय वन। The symbols used are the diagram of the symbols used. The diagram of the symbols used are given below. यानी जो सिंबल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, उन सिंबल्स का डायग्राम हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें फर्स्ट हम लोग लेंगे, फर्स्ट हमारा है एन इलेक्ट्रिक सेल। एन इलेक्ट्रिक सेल, किस सेल को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेल का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का डायग्राम हम लोग लेंगे। इसमें एक प्लस साइन होगा, बिगर जो लाइन है वो प्लस साइन है और स्मॉलर जो लाइन है वो माइनस साइन है। यानी एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। पॉजिटिव मीन्स हायर पोटेंशियल, निगेटिव मीन्स लोअर पोटेंशियल। तो ये हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल को देख लिया। सेकंड हम लोग लेंगे बैटरी। और बैटरी को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिसमें मोर देन वन सेल हम लोग यूज करेंगे। कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे पास। यहाँ पर हमने 3 सेल ले लिए, तो इसमें एक प्लस और माइनस एक साथ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये बैटरी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। थर्ड हम लोग यहाँ पर जो लेंगे, थर्ड हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं प्लग की। यहाँ पर प्लग की लेंगे, यानी उसको स्विच भी बोलते हैं। और ये स्विच हम लोग ओपन स्विच की बात कर रहे हैं। प्लग की, या फिर इसको हम लोग स्विच भी बोलते हैं। और स्विच में अभी हम लोग ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करेंगे, वो सिंबल इस तरह का होता है हमारे पास। इसी तरह से हम लोग प्लग की लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो स्विच होगा हमारा, ये क्लोज्ड स्विच होगा। यानी प्लग की, या फिर ये है क्लोज्ड स्विच, स्विच दैट इज क्लोज्ड।
तो ये क्लोज्ड स्विच है, यानी वर्किंग में ये स्विच है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक डॉट इस तरह से फिट कर देंगे तो ये क्लोज्ड स्विच का सिंबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो सिंबल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वो वायर ज्वाइंट के लिए लेंगे, और वायर ज्वाइंट, और वायर ज्वाइंट, यानी जब दो या दो से ज्यादा वायर ज्वाइंट होंगे तो उनका जो सिंबल्स हम लोग यूज करेंगे कुछ इस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पर दो वायर आ रहे हैं, यहाँ पर इस डॉटेड लाइन से हम लोग वायर ज्वाइंट को यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग लेंगे वो लेंगे वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, विदाउट ज्वाइनिंग, यानी वायर क्रॉसिंग हमें देखना है कि दो वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो लेकिन ज्वाइंट ना हो, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह से सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें सर्किट डायग्राम में तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह का सिंबल यूज करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। तो ये हमने इलेक्ट्रिक बल्ब। उसके बाद हम लोग लेंगे रजिस्टर। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं a register of resistance R, a register of resistance R, यानी कोई रजिस्टर हमें लेना है जिसका रेजिस्टेंस R हो, तो रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R हो उस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रजिस्टर हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस हमने R ले रखा है। इसी तरह से हम लोग नाइन्थ लेंगे, और नाइन्थ हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर, इसको रेस्टेड भी बोलते हैं। तो 9 है अपने पास वेरिएबल रजिस्टर, या फिर इसको रियोस्टेट बोलते हैं। तो वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट का जो सिंबल होगा, एक तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरह से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी अपने पास दोनों ही क्या अपने पास वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एमीटर है। एमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो एमीटर का जो सर्किट जो सिंबल हम लोग यूज करेंगे वो इस तरह से, एक साइड में प्लस साइन होगा और एक साइड में माइनस साइन होगा। नेक्स्ट हम लोग लेंगे वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को जो हम लोग यूज करेंगे इस तरह से हम लोग सर्किट में यूज करेंगे, जो V का साइन होगा और एक साइड प्लस और एक साइड माइनस होगा। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में हम लोग अप्लाई करते हैं सर्किट में। नेक्स्ट हम लोग चाहे तो गैल्वेनोमीटर भी ले सकते हैं, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर को इस तरह से G से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें भी एक साइड में प्लस साइन और एक साइड में माइनस साइन होगा। और गैल्वेनोमीटर करंट के डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट को इस गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम हम लोगों ने चेक किया कि सर्किट डायग्राम में किस तरह के सिंबल्स हमारे यूज होंगे। तो ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम ने क्या किया, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी देख चुके हैं। ओम ने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट को रिलेट किया एक दूसरे के साथ, उसी लॉ को ओम्स लॉ बोला जाता है। तो ओम्स लॉ के स्टेटमेंट पर सबसे पहले चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टेटमेंट को स्टेट करेंगे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के स्टेटमेंट की बात करें हम लोग तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमें क्या करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइन करना है ओम्स लॉ को। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, the current flowing through a conductor the current flowing through a conductor is directly proportional to the the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across its ends यानी जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और जो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इस बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे। जैसे सपोज कर ले हमारे पास ये कंडक्टर है, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया। अब इस कंडक्टर के दो एंड हम लोग ले लेते हैं, ये सपोज कर ले ए है और ये बी है। अब ए बी के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, सपोज कर लें ए बी के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने सपोज कर लिया कि वी पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी के अक्रॉस, और जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में। तो जो आई करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी के। एज पर द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। और ये कंडीशन कब है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए हमें क्या करना है, इन कंडीशंस को फुलफिल करना है। तो एज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जब इसको हम लोग इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ से V इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, I इंटू आर, जहां पर R अपने पास जो वो क्या है, कांस्टेंट है, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेयर R इज कांस्टेंट of proportionality, R is constant of proportionality and is called resistance, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, and is called resistance। यानी जो यहाँ पर अपने पास constant of proportionality हमने डिफाइन किया ओम्स लॉ में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। ये रेजिस्टेंस है क्या, ये तो हमने देख लिया कि ओम्स लॉ के बेसिस पर कि जो V इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ से V इक्वल टू आई आर हमने ले लिया। कुछ और कंडीशंस हम लोग ले लेंगे यहाँ पर ओम्स लॉ के लिए। जैसे फर्स्ट कंडीशन हम लोग ले लें यहाँ से कि जब हम लोग वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, द ग्राफ बिटवीन I वर्सेस V is a straight line, passing through origin, straight line passing through origin। यानी जब हम लोग करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ जो होगा हमारा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर हम लोग स्लोप लें वी आई ग्राफ का, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ यानी वोल्टेज करंट ग्राफ की बात करें हम लोग, जहां पर वोल्टेज वाई एक्सिस पर होना चाहिए और करंट एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज रेजिस्टेंस। तो वी आई ग्राफ के स्लोप से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर लें। तो रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, वी बाई आई। यही अगर हम लोग क्या करें, आई वी ग्राफ का अगर स्लोप निकाले, द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, तो आई वी ग्राफ का मीनिंग क्या है कि जहां पर करंट वाई एक्सिस पर हो और वोल्टेज एक्स एक्सिस पर। तो द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज कंडक्टेंस यानी आई वी ग्राफ के स्लोप से जो हमें मिलेगा वो कंडक्टेंस मिलेगा। कंडक्टेंस को नॉर्मली जी से डिनोट किया जाता है बहुत सारे बुक्स में, तो कंडक्टेंस है ये। और कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, तो कंडक्टेंस इज 1/r, तो ये आ जाएगा I/V। तो इस तरह से हमने स्लोप देखा कि स्लोप के बेसिस पर हम लोग किस तरह के कंडीशंस ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारे कंडीशंस हम लोगों ने यहाँ पर 1 बाई 1 करके चेक किया। नेक्स्ट हम लोग रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमने ले लिया टॉपिक वो ले लिया रेजिस्टेंस।
तो अब हम लोग रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे. इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड. इट इज द रेशियो ऑफ potential difference applied potential difference applied. It is the ratio of potential difference applied between the ends of conductor, between the ends of conductor, between the ends of conductor and the current flowing through it, and the current flowing through it, and the current flowing through it. The unit of resistance is ohm. The unit of resistance is ohm, and symbol for ohm इस तरह से हम लोग यूज करें. तो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट. पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया. या फिर यहाँ से अगर हम लोग करंट ही निकालें तो I इज V बाई आर ले सकते हैं. I इज V बाई आर ले सकते हैं. तो ये हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लिया. और यहाँ से अगर 1 ओम ले, यानी रेजिस्टेंस को 1 ओम कर दें, यहाँ से 1 ओम हमारे पास क्या होगा, ये होगा 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर. 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर. यहाँ से हम लोग चाहे तो 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं, यानी यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम. तो हम लोग 1 ओम को डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. 1 ohm is the resistance of the conductor. Resistance of the conductor. 1 ohm is the resistance of the conductor such that when a potential difference of potential difference of 1 volt is applied, potential difference of 1 volt is applied to its ends when a current of 1 ampere flows through it. When a current of 1 ampere flows through it. यानी जब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और 1 एम्पियर का करंट अगर उसमें फ्लो कर रहा हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है. तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया कि रेजिस्टेंस को किस तरह से हम लोग 1 ओम को डिफाइन करेंगे. तो ये सारे कंडीशंस हम लोगों ने चेक किया. नेक्स्ट ये है कि इफ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट्स हाफ. अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट यहाँ पर क्या होगा, हाफ हो जाएगा. रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in the circuit. A component used to regulate, यहाँ पे मेंशन करके मैं डाल देता हूँ कि जिस कंपोनेंट से हम लोग करंट को रेगुलेट कर सकते हैं वो कौन सा कंपोनेंट है. A component used to regulate current, a component used to regulate current without changing the voltage source, without changing
the voltage source, without changing the voltage source, यानी ऐसा कंपोनेंट जो करंट को तो चेंज करे लेकिन वोल्टेज को फिक्स रखे. The component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. Is called variable resistance. तो ऐसे कंपोनेंट को हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं. और वेरिएबल रेजिस्टेंस ही क्या अपना रियोस्टेट भी हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को. तो ये हो गया अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. In an electric circuit, a device called rheostat, is used. A device called rheostat is used to change the resistance in the circuit. To change the resistance in the circuit. यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हम लोग यूज करते हैं रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए उसको रियोस्टेट बोलते हैं, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है अपने पास. तो ये हमने यहाँ पर कंडीशन चेक किया. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो अपने पास रेजिस्टेंस वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस of a conductor depends. Resistance of a conductor depends. यानी किन किन फैक्टर्स पर अपना रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा वो हमें यहाँ पर देखना है. तो वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे. द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स. द रेजिस्टेंस of a conductor depends. The resistance of a conductor depends. First है on its length. On its length यानी रेजिस्टेंस एक तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करे. सेकंड है on its area of cross section. On its area of cross section यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करे. थर्ड अगर हम लोग चेक करें यहाँ पर कि किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो थर्ड है अपने पास ऑन नेचर ऑफ इट्स मटेरियल. ऑन नेचर ऑफ इट्स मटेरियल. ऑन नेचर ऑफ इट्स मटेरियल पर भी डिपेंड करे. और फोर्थ अगर हम लोग चाहें तो ये भी ले सकते हैं कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है. तो ऑन टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टर. तो रेजिस्टर के टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस का होगा डिपेंड करेगा. तो ये सारे कंडीशंस हमने ले रखा है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करे. जिसमें से फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस जो है अपने पास लेंथ ऑफ कंडक्टर पर किस तरह से डिपेंड करेगा. तो लेंथ ऑफ कंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर. यानी रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of conductor. यानी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो रेजिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं और लेंथ ऑफ कंडक्टर को L से. इसको इक्वेशन 1 हमने ले लिया. सेकंड हमने लिया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, तो उसको लेते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the area of cross section of conductor.
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस, तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसको इक्वेशन हम लोग 2 ले लेंगे, जहां पर A जो अपने पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो ये हम लोगों ने लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से जब हम लोग देखेंगे तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A, और इसको जब इक्वलिटी में हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A, जहाँ पर रो जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, वेयर रो इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and is called resistivity, and is called resistivity। तो ये जो रो है अपने पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये रेजिस्टिविटी है हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमने अभी देखा कि जो रेजिस्टेंस है यार, ये है अपने पास रो L/A। तो ये रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया, जहां पर R तो अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस है, R इज रेजिस्टेंस, रो जो अपने पास ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है जो कि मटेरियल प्रॉपर्टी है, L जो है ये अपने पास लेंथ ऑफ कंडक्टर है, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A जो है अपने पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ये हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बना लिया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि रेजिस्टिविटी को हम लोग चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ले लेते हैं। रेजिस्टिविटी हो जाएगा RA/L, रेजिस्टिविटी RA/L। अगर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की हम लोग बात करें, यहाँ से यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करें, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हमारा ओम मीटर है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ओम मीटर, जिसको हम लोग चाहें तो ओम तो इस तरह से ले रहे थे, ओम मीटर इस तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट जो है ओम है, एरिया का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर सॉल्व होकर ओम मीटर आ जाएगा। अब हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, resistivity of a material is the resistance of unit length, resistance of unit length and of unit cross sectional area, and of unit cross sectional area, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी रो जो है वो R के इक्वल होगा, और कब इक्वल होगा, A इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 1। यानी जब हम लोग ऐसा मटेरियल ले लें जिसका लेंथ भी 1 मीटर हो, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर लिया। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, जब हम लोग मटेरियल चेंज करेंगे तो ही रेजिस्टिविटी चेंज होगा, अदरवाइज रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हमने लिया था एक कि रेजिस्टेंस वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द temperature
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस जो होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन किस केस में? कंडक्टर के केस में। रेजिस्टेंस जो होगा वो कंडक्टर के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही अगर हम लोग इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के केस में बात करें, अगर हम लोग इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के केस में बात करें, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के केस में, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम लोग बात करें, तो जो रेजिस्टेंस होगा अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो रेजिस्टेंस यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर का, लेकिन वही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर का। तो ये सारे कंडीशंस हमने यहाँ पर चेक कर लिया। अब इसी पर बेस्ड अपने एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। इन टेक्स्ट में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए, तो वन बाय वन करके हम लोग उन क्वेश्चंस को चेक करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो गिवन है वो ये गिवन है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस of a conductor depends। यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, हमें ये देखना है। तो अभी हम लोगों ने चेक किया था कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, जिसमें से फर्स्ट हमने लिया था कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। और उसमें हमने देखा था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ ऑफ कंडक्टर के। सेकंड हमने देखा था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा। और हमने देखा था कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। थर्ड हमने देखा था कि मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करे। और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करे, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करे। तो ये हमने यहाँ पर देखा था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन है कि विल करंट फ्लोज मोर इजीली, विल करंट फ्लोज मोर easily through a thick wire or a thin wire, through a thick wire or a thin wire, through a thick wire or a thin wire of same material, through a thick wire or thin wire of same material when connected to the same source y, when connected to the same source, y। यानी सेम मटेरियल का मीनिंग है कि रेजिस्टिविटी सेम है, सेम सोर्स का मीनिंग है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो करंट जो है वो थिक वायर में ज्यादा फ्लो करेगा या थिन वायर में ज्यादा फ्लो करेगा, हमें उस कंडीशन पे बताना है। तो अगर हमारे पास दो वायर है, एक तो थिक वायर ले लेते हैं, थिक वायर, और एक हम लोग थिन वायर ले लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि थिक वायर का एरिया जो होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू थिन वायर। तो थिक वायर का एरिया हम लोग A1 ले लेते हैं और थिन वायर का एरिया A2 ले लेते हैं। और हमें पता है कि जहाँ पर A1 क्या है वो ज्यादा होगा A2 से, A1 A2 के कंपेरिजन में ज्यादा। अब जो रेजिस्टेंस है ये तो हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि एज A1 इज ग्रेटर देन A2, जहां पर ये थिक का है और ये थिन का है। अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के।
तो R1 जो होगा यानी थिक वायर का रेजिस्टेंस होगा, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। ये थिक के लिए हमने ले लिया, और थीन का जब हम लोग लेंगे तो ये इस तरह से ले सकते हैं। ये हमने थीन का ले लिया। अब हमें पता है कि A1 जो है वो A2 से ज्यादा है, तो A1 A2 से ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या है कि R1 जो होगा वो R2 से कम होगा। हेंस R1 शुड बी लेस देन R2। यानी ये तो थिक का था, यानी थिक वाले का जो रेजिस्टेंस होगा वो थीन वाले के रेजिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा, थीन वाले के रेजिस्टेंस से कम होगा। और फाइनली हम लोग इस बेसिस को ले सकते हैं कि एज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट फॉर सेम वोल्टेज। यानी अगर वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वोल्टेज को कांस्टेंट कर दें तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो यहाँ से करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के। अब यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस कम है उसका करंट ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस कम यहाँ पर किसका है, थिक वायर का है। इसका मीनिंग क्या है कि थिक वायर में जो करंट होगा वो ज्यादा फ्लो होगा कंपेयर टू थीन वायर। तो थिक वायर में जो है, थिक वायर में जो करंट होगा थीन वायर से क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा वायर यूज करेंगे, थिक वायर यूज करेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, थिक वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है इसमें। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। करें कि यहाँ पर रेजिस्टेंस को हमने फिक्स रखा है, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा है, रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जैसे ये इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था, तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V मान लिया। अब फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया, यानी पहले का पोटेंशियल बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया। व्हाट विल द चेंज अकर इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट, हमें करंट देखना है कि करंट में क्या होगा। तो इनिशियल करंट की अगर हम लोग बात करें, इनिशियल करंट, तो इनिशियल करंट अपने पास क्या होगा, I इज V बाई आर, I इज V बाई आर। अब फाइनल करंट अगर हम लोग यहाँ से देखें I फाइनल, तो फाइनल करंट क्या होगा, V फाइनल, I इज V फाइनल बाई R तो फिक्स है, और V फाइनल अपने पास V बाई 2 है, तो V बाई 2R हो जाएगा, और V बाई R I के इक्वल है, तो I बाई 2 हो जाएगा। तो करंट फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पर करंट फाइनल जो होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, हाफ हो जाएगा। तो फाइनल करंट क्या हो जाएगा, फाइनल करंट ये हो जाएगा हाफ ऑफ इनिशियल करंट, हाफ ऑफ इनिशियल करंट। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। Why are coils of electric toaster, why are coils of electric toaster and electric irons and electric irons made up of an alloy rather than a pure metal, made up of an alloy rather than a pure metal, pure metal। यानी यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन के जो अपने पास कॉइल होते हैं वो मेटल के नहीं होते, वो एलॉय के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो रेजिस्टिविटी होता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन द प्योर मेटल, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय are higher than pure metal। यानी जो रेजिस्टिविटी है एलॉय का वो मेटल से ज्यादा होता है, और ज्यादा रेजिस्टिविटी ज्यादा टेम्परेचर को जनरेट करेगा। एट हाई टेम्परेचर द एलॉयज डू नॉट मेल्ट easily, at high temperature the alloys
डू नॉट मेल्ट इजिली, यानी हाई टेम्परेचर पर भी एल्वाइज क्या होते हैं, इजिली मेल्ट नहीं होते, जबकि मेटल क्या होगा, कम टेम्परेचर पर ही, मतलब हाई टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हीटिंग एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्वाइज का यूज करते हैं। hence the coils of heating elements or heating appliances, such as toaster or iron are made up of alloys, तो हाई रेजिस्टिविटी होने के कारण इनके पास जो हाई टेम्परेचर बियर करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि विच एमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। इसमें फर्स्ट पार्ट है विच एमंग आयरन और मरकरी, which among iron or mercury is a better conductor, तो आयरन और मरकरी में कौन सा बेटर कंडक्टर है, हमें ये बताएं। तो जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा वो बेटर कंडक्टर होगा। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी इज मोर देन दैट ऑफ आयरन, रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी is more than that of iron, यानी जो मरकरी का रेजिस्टिविटी है वो आयरन के कंपेयर में हमारे पास क्या है, ज्यादा है। अगर हम लोग मरकरी के रेजिस्टिविटी की बात करें तो ये 94 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। दूसरी तरफ अगर हम लोग आयरन के रेजिस्टिविटी की बात करें तो ये 10 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। तो मरकरी का रेजिस्टिविटी कंपेयर टू आयरन ज्यादा है, तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर कि आयरन क्या होगा, बेटर कंडक्टर होगा मरकरी का। जिसका रेजिस्टिविटी कम है वो बेटर कंडक्टर है। यहाँ पर हेंस आयरन इज बेटर कंडक्टर देन दैट ऑफ मरकरी। क्लियर है, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है वो अगर कंडक्टर की बात करें या कंडक्टेंस की बात करें तो लो रेजिस्टिविटी में कंडक्टेंस ज्यादा होगा। इसी में एक पार्ट अपने पास और गिवन है, बी पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का ही बी पार्ट, क्वेश्चन 5 का बी पार्ट। इसमें अपने पास है विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, कौन सा मटेरियल है जिसको हम लोग बेस्ट कंडक्टर बोल सकते हैं, तो जिसका रेजिस्टिविटी मिनिमम होगा। तो रेजिस्टिविटी जो अपने पास है, लोवेस्ट रेजिस्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो सिल्वर का है, यानी आंसर की अगर हम लोग बात करें तो सिल्वर हैज लोवेस्ट रेजिस्टिविटी, सिल्वर हैज लोवेस्ट रेजिस्टिविटी। तो सिल्वर का रेजिस्टिविटी लोवेस्ट होने के कारण हम लोग सिल्वर को क्या बोल सकते हैं कि सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है। तो सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर बिकॉज ऑफ लोवेस्ट रेजिस्टिविटी। तो लोवेस्ट रेजिस्टिविटी होने के कारण हम लोग सिल्वर को क्या बोलेंगे, बेस्ट कंडक्टर बोलेंगे। तो ये हमारा लेक्चर 3 था। इसके बाद हम लोग आगे लेक्चर 4 में हम लोग और आगे चेक करेंगे, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल के कॉन्सेप्ट पर आएंगे और वहां से हम लोग नेटवर्क के रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे।